हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के बेसिक्स के अलावा फंडामेंटल पार्ट कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए, और जो हर कंटेंट आप जो लिखेंगे उसका क्रिटिकल पार्ट होंगे। तो इनमें ये चीज़ें कवर होगी। रीडेबिलिटी, कंटेंट में रीडेबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है, एसईओ के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है आपने जो कंटेंट लिख रहे हैं उसको, लैंग्वेज एंड टोन का सही यूज़ कैसे करना है, देन ग्रामर का क्या रोल है, और प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करना और होता क्या है। ये चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, लैंग्वेज एंड टोन। लैंग्वेज एंड टोन, आपको जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। समझ लीजिए आपके टारगेट ऑडियंस स्कूल के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट है, तो आपकी टोन अलग होनी चाहिए, लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। आप समझ लीजिए कि स्टार्टअप के लिए या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है बिजनेस पर्सन्स है, सेल्स वाले लोग हैं, तो आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। और जैसे कुछ और टारगेट ऑडियंस है तो आप समझ लीजिए जिनके लिए आप कैजुअल टोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस हिसाब से आपको यूज़ करनी है। और टोन सही यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आप जो रीडर्स है, ऑडियंस है आपकी, उससे प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाते हैं और एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। तो लैंग्वेज के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट होनी चाहिए। स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट का मीनिंग ये है कि आप जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली डिटेल में करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, यू हैव टू स्टडी हार्ड। और इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल, टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, यू हैव टू जॉइन अ गुड स्कूल, स्टडी प्रॉपर्ली एंड चूज़ गुड गुड बुक्स। तो इसमें जो दूसरे एग्ज़ाम्पल में था कि स्पेसिफिकली चीज़ों को बताया गया है। तो ये आपको कंटेंट में फ़ॉलो करना है आपको। दूसरा, कंसाइज़ एंड क्लियर। आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंसाइज़ एंड क्लियर होना चाहिए, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव भी हो लेकिन ब्रीफ में हो, मतलब कम वर्ड्स में आप ज़्यादा कंटेंट और वैल्यू दे पाएँ जो रीडर है आपके, उनको। एंड तीसरा, फ़ैमिलियर वर्ड्स है आपको वो यूज़ करने चाहिए। जिन वर्ड्स के साथ आपकी ऑडियंस पहले से फ़ैमिलियर है, जिनको वो यूज़ करती है नॉर्मल लाइफ़ में ऑडियंस आपकी, वैसे वर्ड्स आपको कंटेंट में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी उनसे कनेक्ट कर पाओ। एंड फोर्थ, आपको जो टोन है फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल किस हिसाब से रखनी है, आप ऑडियंस को पहले देख लो कि आपकी ऑडियंस कौन है टारगेटेड, उस हिसाब से आपको यूज़ करनी है। बहुत से कंटेंट राइटर ऐसा करते हैं कि उनकी एक जनरल टोन डिसाइड कर लेते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी और वेबसाइट के लिए हो, तो उसी टोन में आप वो लिखते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, फिर वो जो रीडर्स होते हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि कुछ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, जैसे कि फॉर्मल में क्या होता है कि कोलैप्स वर्ड यूज़ होता है, और वही अगर आप इनफॉर्मल यूज़ करें तो ब्रेक डाउन वर्ड यूज़ होता है। रिटेन की ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स के बीच में। इन सब का मीनिंग सेम है, लेकिन जो पर्पज़ है और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन है, उसका डिफरेंस है। देन ग्रामर। ग्रामर का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है कंटेंट में। अगर ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो ग्रामर के ऊपर आपको वर्क करना है हमेशा, क्योंकि जैसे ग्रामर में स्पेलिंग्स वगैरह आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी होती है जिनका अ, सिमिलर वर्ड्स होते हैं लेकिन मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि एवरीडे एंड एवरीडे, देन एंड देन। अब इस देन का मीनिंग हम जब इस देन का मीनिंग जब हम कंपेयर करते हैं किसी का, जैसे इंडिया इज़ बेटर देन इटली, तो वहाँ पे किया, और इसका जब टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टूक द ब्रेकफास्ट देन कैम टू द ऑफिस, तो वहाँ पे यहाँ पे ये वाला देन यूज़ हुआ है। देन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये दोनों वर्ड सिमिलर है, लेकिन इस एक्सेप्ट का मीनिंग है कि आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उस एक्सेप्ट का मीनिंग ये है कि किसी को एक्सेप्ट, मतलब उसको अलग रखा चीज़ को। जैसे कि एवरीबॉडी कम टू द पार्टी एक्सेप्ट राम, तो वहाँ पे वो वाला वर्ड, ये वाला एक्सेप्ट यूज़ हुआ है। और कुछ चीज़ें जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि पंक्चुएशंस, जो कॉमा, फुल स्टॉप्स, कोलन, सेमीकोलन्स, इनका थोड़ा-सा भी इधर-उधर करने से सेंटेंस का मीनिंग पूरा अपोज़िट या गलत हो जाता है। जैसे कि लेट्स ईट मॉम, और इसमें कॉमा हट गया, लेट्स ईट मॉम। इसका मीनिंग ये हो गया कि लेट्स ईट मॉम, मॉम लेट्स ईट, और इसका लेट्स ईट मॉम मतलब मॉम को खाते हैं। तो बहुत ही गलत मीनिंग निकल जाता है, आपका सेंटेंस हमेशा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है अगर आप कॉमा का, फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करें। इसका मीनिंग देखो, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। इसका मीनिंग ये है कि एक वुमन है, वो मैन विदाउट हर मैन कुछ भी नहीं है। और इसका मीनिंग, अ वुमन, यहाँ पे कॉमा की जगह सेमीकोलन यूज़ कर लिया, विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, इसका मीनिंग पूरा अपोज़िट हो गया इसका। तो ये चीज़ें आपको ग्रामर का इम्पोर्टेंस ये है कि आपने थोड़ा-सा भी कुछ मिस्टेक किया तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो सकता है। चाहे पंक्चुएशन में मिस्टेक करो, चाहे वर्ड्स में मिस्टेक करो। देन
प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप किसी और की कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं विदाउट क्रेडिट दिए, तो वो प्लेजरिज्म काउंट होता है। और ये इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है और कुछ आप थोड़ा-सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना के कॉपी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कंटेंट में, ये तीनों चीज़ें सही नहीं है। और पहली चीज़ जैसे कंटेंट स्क्रैपिंग। कंटेंट स्क्रैपिंग का मतलब है कि आपने किसी का कंटेंट एज़ इट इज़ चुराया, अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया और पब्लिश कर दिया विदाउट कोई क्रेडिट दिए। तो वो कंटेंट स्क्रैपिंग हो गया। दूसरा स्पन कंटेंट। कंटेंट स्पैनिंग क्या होता है कि आप जैसे कोई आर्टिकल दूसरा किसी का लिखा हुआ है, वो आर्टिकल आपने कॉपी किया, उसके जैसा सिमिलर आर्टिकल लिख दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए। कुछ वर्ड्स थे उनके जैसे सिनोनिम्स यूज़ कर दिए ताकि वो सेम जैसा नहीं लगे, लेकिन वो स्पिन हो गया कंटेंट। इसके लिए कुछ लोग आजकल टूल्स भी आ गए हैं ऐसे, जिसमें आप कंटेंट में वो आर्टिकल पेस्ट करो और वो स्पिन करके आपको नया आर्टिकल देता है। और ये स्पैम में काउंट होता है एक्चुअली। और जो गूगल और दूसरे सर्च इंजिन्स है, उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिमिलर सा कंटेंट होता है और रैंक बहुत मुश्किल से करता है और एक्चुअली ज़्यादातर नहीं भी करता, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट है, उसका वो डुप्लीकेट कॉपी है। देन अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। अनइंटेंशनल क्या होता है कि बहुत बार आप लिख देते हैं अच्छा कंटेंट विदाउट कहीं से कॉपी किया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अ, अपने आप ही मैच कर जाता है कहीं से। क्योंकि समझिए कोई टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं कि व्हाट इज़ अ ब्लॉग पोस्ट, तो आपकी जो डेफिनेशन है हो सकता है कि कहीं और से मैच हो रही हो। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? इसको भी आपको अवॉइड करना है। अनइंटेंशनल है लेकिन है प्लेजरिज्म। इसको अवॉइड करने के लिए आप जो भी टूल्स होते हैं प्लेजरिज्म के, उन वहाँ पे जाके आप टेस्ट करिए अपना कि कहीं से मैच तो नहीं कर रहा, उसके बाद पब्लिश करिए। अगर आप प्लेज़िम करते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेज़ ये हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को बैन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से आपने कॉपी किया और उनको पता चल गया कि आप उनका कंटेंट आपने कॉपी किया है और उन्होंने कंप्लेंट डाल दी, तो आपका जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वेबसाइट का, वो आपकी वेबसाइट को क्लोज़ भी कर सकता है। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं प्लेज़रिज़्म का, कि आर्टिकल लिखा हुआ था। ये ग्रामरली टूल है जिसमें प्लेज़रिज़्म चेक करने का टूल है, जहाँ पे ग्रामर भी चेक होती है और आप प्लेज़रिज़्म भी चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट पूरा यूनिक है कि नहीं। तो वहाँ पे कोई आर्टिकल लिख के यहाँ पे पेस्ट किया और प्लेज़रिज़्म चेक किया, तो इन्होंने यहाँ दिखा दिया 67% मैच कर रहा है कहीं और से। कहाँ-कहाँ से कर रहा है? ये 3 वेबसाइट दिखा दी कि इन वेबसाइट से आपका कंटेंट मैच कर रहा है, और अंडरलाइन भी कर देता है कि ये वाला कंटेंट है जो आपका मैच कर रहा है, इसको आप यूनिक करिए। तो ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका कंटेंट कहीं से मैच तो नहीं कर रहा है, चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, मैच नहीं करना चाहिए आपका, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए हमेशा। देन एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन। एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब कि आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट लिखा है उसको सर्च इंजन के लिए आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि जो कंटेंट है वो जल्दी रैंक करे। तो एसईओ कंटेंट तब बनता है, अच्छा एसईओ कंटेंट तब बनता है जब आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं प्लस कुछ एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं। तो इनमें ये चीज़ें होती है जो एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि हेडिंग्स होती है, आपकी जो अपीलिंग अट्रैक्टिव हेडिंग्स होती है, जो कि यूज़र को क्लिक करने के लिए मजबूर कर दे। उस टाइप की हेडिंग्स होती है तो जल्दी ट्रैफ़िक आता है उसके ऊपर। देन इमेजेस वगैरह यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह एम्बेड कर सकते हैं बीच में कंटेंट में। देन जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको शॉर्ट लिखना चाहिए आपको, जिससे जो पढ़ने वाला है उसको ईज़िली पढ़ पाए वो। देन मेटा डिस्क्रिप्शन वो कंटेंट होता है जो कि अब गूगल में जैसे आपकी वेबसाइट का कोई आर्टिकल या वेब पेज शो हो गया, उसके बाद में नीचे एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन शो होता है। तो वो होता है कि अगर वहाँ पे भी आपने अच्छा कंटेंट यूज़ किया क्वालिटी का, तो वहाँ पे क्लिक बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। देन लिंकिंग, आर्टिकल्स हो या चाहे वेब पेजेज़ हो, वहाँ पे 2 तरह की लिंकिंग होती है, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग होती है कि आपकी जो वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पोस्ट हैं या फिर दूसरे जो पेजेज़ हैं, उनकी लिंक्स आप किसी आर्टिकल या वेब पेज में इंक्लूड कर रहे हैं। और एक्सटर्नल लिंकिंग होती है कि जो लिंक्स है वो कहीं और वेबसाइट पे जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिपोर्ट का आपने रेफ़रेंस दिया अपनी ब्लॉग पोस्ट में, तो वहाँ पे आपने उस रिपोर्ट की लिंक दे दी, तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई। तो ये चीज़ें मिलके एक अच्छा एसईओ के लिए आपका जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देन अनदर क्रूशियल पार्ट ऑफ कंटेंट इज़ रिसर्च। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उससे पहले रिसर्च करनी चाहिए। क्या-क्या चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए? पहला आपकी ऑडियंस को रिसर्च करना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है? आप टॉपिक मिल गया, आप उस वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस को देखिए कौन है? समझ लीजिए कि आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं कोई वेबसाइट के लिए, तो टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है, उस हिसाब से आप टोन एंड लैंग्वेज सेट करेंगे। फिर कीवर्ड्स, जो एसईओ के लिए कीवर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं कि टॉप 10 बेस्ट स्कूल इन जोधपुर, तो ये जो कीवर्ड्स है इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वो आपको सर्च करना है, ताकि उस हिसाब से आप उसको
ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ एसईओ के लिए। देन आपको अपने जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरे आपकी वेबसाइट के जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कैसे आर्टिकल्स लिखे हैं, उन्होंने कैसे वेब पेजेज़ बनाए। कंटेंट से आप थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं कि ताकि एक अच्छा आइडिया मिले, क्योंकि वो टॉप कॉम्पिटिटर है तो उन्होंने भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो वहाँ से कुछ आप आइडिया ले सकते हैं। देन आपको स्टैट्स की रिसर्च करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ग्रोइंग, तो ये आप कैसे दिखाएँगे कि ग्रो हो रही है? तो आप समझ लीजिए किसी ने रिसर्च करके इसके ऊपर कि लास्ट ईयर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये इतने प्लेटफ़ॉर्म्स थे और एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स की नंबर ये थे और 2021 में ये नंबर हो गया है। तो उस रिपोर्ट की आप समझिए आपने लिंक दे दी, तो स्टैट्स वगैरह की रिसर्च आपको पहले से करना चाहिए। देन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे आपने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं और उनको आपको यूज़र को ऐसे कन्विंस करना है कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो सही लिखे हैं। तो आप कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो दूसरी साइट्स पे डाल के जिनको लोग जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑनलाइन एजुकेशन पे आर्टिकल लिखा और आपने समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई ऐसी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, उसका लिंक दे दिया आपने। तो माइक्रोसॉफ्ट पे हर कोई ट्रस्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे बड़ी जो लीडिंग साइट्स है। तो ऐसी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। देन लास्ट रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर वेबसाइट के ऊपर या फिर जो ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल है उसके ऊपर ट्रैफिक आ भी गया, जो यूज़र है, ऑडियंस है आपकी वहाँ पे पहुँच भी गई, लेकिन पता चला कि वहाँ पे एक 1500-2000 वर्ड का ऐसे टाइप लिखा हुआ है, तो पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, कुछ नहीं पता चलता कि पॉइंट्स कहाँ हैं, क्या कौन-सा स्ट्रक्चर है, कुछ पता नहीं होता, तो वो वापस एग्ज़िट कर देता है। तो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। एक तो सेंटेंस जो होते हैं वो शॉर्ट लिखने चाहिए आपको। 10 से 15 वर्ड के बीच की सेंटेंस होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 15 तक जाए तो बेटर है। आप छोटे सेंटेंस लिख नहीं सकते, जैसे कि ये सेंटेंस है, मॉली एंड एमिली लिव नियर ईच अदर, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और इस इतना बड़ा सेंटेंस था, उसको एक सेंटेंस को 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों सेंटेंस छोटे-छोटे सेंटेंस, ऐसी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी रीडेबिलिटी हो जी आर्टिकल की वो इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, फ़ैमिलियर वर्ड्स को आपको यूज़ करना है, जिससे आपकी ऑडियंस पहले से वर्ड्स को जानती है, वैसे वर्ड्स आपको यूज़ करना है, जिससे जल्दी कनेक्ट हो पाता है और रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है इससे भी। देन आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग समय से यूज़ करनी चाहिए आर्टिकल में। समझ लीजिए कि 1000 वर्ड का या 1500 वर्ड का कोई आपका एक आर्टिकल है, उसमें आपने 6 से 7 सब हेडिंग यूज़ कर ली, तो वहाँ पे आपका कंटेंट है, जैसे कि एक था कि 1000 वर्ड का ऐसे टाइप शो हो रहा था। अब उसमें आपने समरी 6-7 सब हेडिंग यूज़ की, तो हर सेक्शन में 200-300 वर्ड आ रहे हैं। तो वो पढ़ने के लिए उसके लिए ईज़ी हो जाता है यूज़र के लिए। देन इमेजेस इंक्लूड करनी चाहिए आपको। इमेजेस यूज़ होती है तो थोड़ा मीडिया फाइल देखने को मिलती है, तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है। देन फ़ॉन्ट्स, बहुत सारी वेबसाइट होती है कि फैंसी फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर लेती है, लेकिन वो रीडेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते। आपको जो सिंपल फ़ॉन्ट्स होते हैं, कैलिब्री, एरियल टाइप, वो यूज़ करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग के बारे में। ग्रामर, लैंग्वेज एंड टोन, प्लेजिज्म, रीडेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए एक अच्छा कंटेंट लिखने के लिए। थैंक यू।